चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। पिछली वीडियो में हमने हेनरी का नियम पढ़ के हम आए थे, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को भी देख लीजिए और सारी वीडियोस को आप लाइन से देखते हुए आइए। तो देखिए आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। द्रव विलयनों का वाष्प दाब, ठोस द्रव विलायकों का वाष्प दाब। ठीक है, तो पहला इसमें अपने पास है द्रव विलयनों का वाष्प दाब। इसे राउल्ट के नियम से समझा जा सकता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट राउल्ट का नियम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए राउल्ट का नियम, फ्रांसिस मोट राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। कि भाई राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, ठीक है, मतलब कि प्रेशर, विलयन में उसके मोल प्रभाज मतलब कि x, उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब कि P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आपके x हो जाएगा। दो वाष्पशील द्रवों का द्विअंगी विलयन जिसके अवयव 1 व 2 से प्रदर्शित किए गए हैं। दो वाष्पशील द्रवों का द्विअंगी विलयन जिसके अवयव 1 और 2 से प्रदर्शित किए गए हैं को बंद पात्र में लिया गया है। उनको क्या किया गया है, बंद पात्र में लिया गया है। गर्म करने पर कुछ समय पश्चात वाष्प व द्रव अवस्था के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। अब देखें, ये तो था राउल्ट के नियम की डेफिनेशंस। अब यहाँ से आपका मेन डेरिवेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो माना विलयन का वाष्प दाब P टोटल तथा मतलब कि P टोटल तथा अवयव 1 व 2 का वाष्प दाब P1 व P2। ठीक है, अपने वाष्प दाब को क्या माना है, P1 व P2 व इसके मोल प्रभाज X1 व X2 हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार, अब राउल्ट ने यहाँ अपन से बोला था कि प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब मतलब कि P विलयन में उसके मोल प्रभाज मतलब कि X के समानुपाती होता है। तो P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आपके X हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, P1 व P2 लिया है, तो इसके लिए X1 व X2 हो जाएगा। तो राउल्ट के नियम के अनुसार P1 इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, X1 हो जाएगा। तो P1 इक्वल्स टू X1 P1 0। अब P1 0 क्या है यहाँ पे, समान ताप पर शुद्ध अवस्था में अवयव एक का वाष्प दाब है। तो P1 0 क्या है यहाँ पे, वाष्प दाब है, समान ताप पर शुद्ध अवस्था में अवयव एक का वाष्प दाब। तो P1 इक्वल्स टू X1 P1 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब P2 इज प्रोपोर्शनल टू X2। ठीक है, तो P2 X2 P2 0 यहाँ भी। अब P2 क्या है यहाँ पे, कि समान ताप पर शुद्ध अवस्था में अवयव 2 का वाष्प दाब यहाँ पे हो जाएगा। अब अपन को P टोटल यहाँ से निकालना है। तो P टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा P1 प्लस P2। तो ये P1 की वैल्यू आपके पास X1 P1 0 है और P2 की वैल्यू आपके X2 P2 0 हो जाएगी क्या। तो P1 की जगह क्या लिख दोगे आप, ये यहाँ लिख देना, और P2 की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, P2 की जगह क्या आ जाएगा, X2 P2 0। अब अपन ने प्रभाज वहाँ पे पढ़ा था, मोल प्रभाज, तो वहाँ से अपन लिख के आए थे कि भाई X1 प्लस X2 इक्वल्स टू होता है अपने पास 1। तो X1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास, ये इसके माइनस में चला जाएगा। तो X1 इक्वल्स टू 1 माइनस X2। तो देखिए इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन, तो P टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस X2। ये क्या है, आपके X1 की वैल्यू थी जिसको अपन ने लिखा। ठीक है, P1 0 का P1 0 प्लस X2 P2 0 का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तो देखिए इस P1 0 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो P1 0 का P1 0 आ जाएगा अपने पास, माइनस का माइनस, X2 को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, X2 P1 0। ठीक है, प्लस का प्लस और वापस ये यहाँ के ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को माइनस की इन सभी को पीछे रखना है। ठीक है, तो P1 0 का P1 0 ये आ जाएगा अपने पास X2 P2 प्लस का यहाँ पे ये माइनस का चला जाएगा इसके पीछे X2 P1 0। ठीक है, तो P टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास P0 प्लस X2 का X2, ये दोनों, ये X2 यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। P2 क्या है, P2 0 माइनस P1 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी।
और ये डायग्राम आपको इसमें बनाना है, बंद पात्र वाला जो अपन ने स्टार्टिंग में बोला था। क्या इधर ये आपके वाष्प दाब है और इधर ये आपके मोल अंश है। क्या ये x1 1 की 1 है, x2 0, x1 0, x2 1, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके राउल्ट का नियम यहाँ पे फिनिश होता है। नीचे देखिए, आदर्श विलयन के लिए वाष्प दाब व मोल अंश के बीच में ये आरेख है। तो विलयन के साम्य में वाष्प प्रावस्था के संगठन का निर्धारण अवयवों के आंशिक दाब से किया जाता है। किससे करते हैं? अवयवों के आंशिक दाब से किया जाता है। यदि y1 व y2 क्रमशः 1 व 2 के वाष्पीय अवस्था में मोल अंश हो तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से तो P इक्वल टू हो जाएगा y1 P टोटल और P2 बराबर क्या हो जाएगा आपका y2 P टोटल, ठीक है। तो देखिए, मैं राउल्ट के नियम को एक बार आपको ऐसे भी करके अच्छे से समझा देता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में अपन ने इसने कहा था कि माना कि विलयन का वाष्प दाब P टोटल तथा अवयव 1 व 2 के लिए वाष्प दाब P1 P2 है, ठीक है। कि भाई इसने क्या कहा था कि भाई अपने पास P1 व P2 है, ठीक है। वाष्प दाब अलग अलग अवयवों के लिए गया, P1 और P2 मान लिया तथा इसके मोल प्रभाज को अपन ने माना था x1 व x2। तो P1 के लिए तो मान लेंगे x1 और इसके लिए मान लेंगे अपन x2। तो देखिए आगे कि राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग, अब राउल्ट का नियम कहता है कि भाई प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल के प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है, जो किसके समानुपाती होता है? मोल प्रभाज के। तो ठीक है, P इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपके x, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने पास P1 व P2 है, तो यहाँ पे P1 के लिए लेंगे तो P1 इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा अपने पास x1, ठीक है। तो P1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, यहाँ से हटेगा प्रोपोर्शनल टू 1 P1 0। अब P1 0 क्या है? समान ताप पर P1 0 क्या है यहाँ पे अपने पास? समान ताप पर शुद्ध अवस्था में अवयव 1 का क्या है? वाष्प दाब है। ये क्या है अपने पास? समान ताप पर शुद्ध अवस्था में अवयव 1 का वाष्प दाब हो जाएगा। क्या इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। P2 के लिए हो जाएगा आपके पास P2 इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा x2। तो यहाँ पे हो जाएगा P2 इक्वल्स टू x2 P2 0। अब P2 0 भी क्या हो जाएगा? समान ताप पर शुद्ध अवस्था में अवयव 2 का वाष्प दाब हो जाएगा। तो अब अपन को क्या करना है? P टोटल निकालना है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी आपकी। P टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा P1 प्लस P2, ठीक है। P1 की वैल्यू है अपने पास, P टोटल इक्वल्स टू P1 की वैल्यू क्या है अपने पास? x1 P1 0, ठीक है, प्लस का प्लस इसका हो जाएगा x2 P2 0, ठीक है। ये हो जाएगा। अब अपन को पता है, चूँकि जब अपन ने मोल प्रभाज निकाला था वहाँ भी अपन ने इसको पढ़ के आए अपन, x2 इक्वल्स टू होता है x1 प्लस x2 इक्वल्स टू होता है आपके पास 1। तो यहाँ पे अपन जब x1 की वैल्यू निकालते हैं तो ये x2 इसके पीछे चला जाएगा, तो 1 माइनस x2 ये हो जाएगा। तो इसको अपन को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये इक्वल्स टू P टोटल का P टोटल चलता रहेगा इधर अपने पास। तो ये x1 की वैल्यू क्या है अपने पास? 1 माइनस x2 P1 0 प्लस x2 P2 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा P1 0 माइनस का माइनस x2 P1 0 प्लस x2 P2 0, ठीक है। ये क्या आ जाएगा अपने पास? अब अपन क्या करेंगे? इस माइनस वाले को यहाँ रखेंगे और इस प्लस वाले को आगे लाएंगे। तो P1 यहाँ पे ये आ जाएगा, तो प्लस x2 P2 0 माइनस x2 P1 0। तो P टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास, ये सॉरी यहाँ P1 0 है, P1 0 प्लस x2, यहाँ से अपन ने x2 को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। यहाँ पे जाएगा P2 0 माइनस P1 0।
ये आपके पास मेन फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए राउल्ट के नियम पर आधारित एक क्वेश्चन है अपने पास एक कि 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 एवं डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 व 415 mmHg है। ठीक है, वाष्प दाब क्रमशः दे दिया अपन को, तो ये अपन को दिया है। और फर्स्ट में 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म व 40 ग्राम CH2Cl2 ड्राई क्लोरोमेथेन, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म CHCl3 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर करनी है अपन को। और दूसरा इसमें दे रखा है कि वाष्पीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना अपन को करनी है। तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न होगा। तो देखिए सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे CH3 मतलब कि क्लोरोफॉर्म तथा डाइक्लोरोमेथेन का यहाँ पे अणुभार निकालना है। तो CH3 देखिए यहाँ पे कार्बन का होता है अपने पास 12, हाइड्रोजन का होता है अपने पास 1 और क्लोरीन के होता है अपने पास 35.5। तो ऐसे 3 अणु हैं। तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो अपने पास 119.5 G मोल यहाँ पे प्राप्त इसका अणुभार होता है क्या। और डाइक्लोरोमेथेन का यहाँ पे अपने पास अणुभार आएगा 85 ग्राम मोल। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म के यहाँ पे मोल निकालने हैं। तो ये अपने पास दिया गया था 25.5 ग्राम, इसकी क्या दी गई थी, ग्राम में मात्रा दी गई थी, तथा ये अपन ने इसका अणुभार, तो ग्राम में मात्रा तथा अणुभार। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके मोलों की संख्या अपने पास आ जाएगी। तो जब इसमें डिवाइड किया तो इसमें क्या अपने पास आंसर आया 0.213 मोल यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो गए। ग्राम से ग्राम यहाँ पे कट गया। इसी प्रकार से अपन डाइक्लोरोमेथेन के भी मोल निकाल लेंगे कि भाई इसकी डाइक्लोरोमेथेन की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, तो इससे कट जाएगा। तो 0.47 मोल अपने पास यहाँ पे आ जाएंगे क्या। अब इसका अपन को क्या करना है, मोल अंश यहाँ पे निकालना है क्या। तो मोल अंश किस प्रकार से निकालेंगे, CH3 के मोल अंश। तो देखिए CHCl3 के मोल अंश निकालना है। तो ये CH3 के मोल बटा इन दोनों के मोल, तो टोटल CHCl3 व CH2Cl के मोलों को अपन को जोड़ना है और फिर इससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अपने पास 0.312 यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या। अब इसी प्रकार से अपन CH2Cl2 के मोल अंश अपन को निकालना है। तो ये जो अपने पास रिजल्ट प्राप्त हुआ है इसको 1 में से अपन माइनस कर देंगे ताकि इसका भी यहाँ पे निकल जाएगा क्या। अब देखते हैं इसको राउल्ट के नियम से आगे। P मतलब कि वाष्प दाब है अपने पास, CHCl3 इक्वल्स टू X यहाँ पे क्या है, मोल प्रभाव हो जाएगा किसका, CHCl3 का, और ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो जाएगा CHCl3। तो जब अपन इसका निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, ये आ गई। ठीक है, और यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई इसका वाष्प दाब क्रमशः कितना है 200, और तथा दूसरे वाले का कितना था अपने पास 415 था। तो क्लोरोफॉर्म के लिए अपने पास वाष्प दाब 200 दिया गया था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा अपने पास 62.4 mmHg यहाँ पे वाष्प दाब आ जाएगा इसका। इसी प्रकार से इसका निकाल लेंगे अपन। इसकी x की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.688। ठीक है, मल्टीप्लाई 415 ये अपन को क्वेश्चन में दिया गया है इसका वाष्प दाब। तो इसमें 285.52 mmHg आ जाएगा। अब इन दोनों का अपन P टोटल निकालेंगे यहाँ पे, टोटल वाष्प दाब। तो इन दोनों को जोड़ देंगे क्या। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पे क्या रिजल्ट आएगा अपने पास 347.92 mmHg अपने पास ये रिजल्ट आया है। तो ये इसमें अपने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भाई 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म व 40 ग्राम CH2Cl2 के मिलाकर जो विलयन बनाया गया था के वाष्प दाब की गणना अपन ने कर ली है। अब अपन को इसका आंसर यहाँ पे देना है सेकंड वाले का, वाष्पीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना करनी है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर निकलेगा अपने पास जो अपन ने राउल्ट के नियम के नीचे वाला जो पढ़ा था विलयन में साम्य प्रावस्था के संगठन निर्धारण करने के लिए उस वाले सूत्र से निकलेगा है।
कि P1 इक्वल्स टू Y1 P टोटल से निकलेगा। तो P1 क्या है अपने पास CHCl3 है, ये Y1 हो जाएगा अपने पास CHCl3 और P टोटल अपने पास है। तो अपन को ये निकालना है YCHCl3, तो ये आगे आ जाएगा। तो P टोटल इसके नीचे चला जाएगा। इसकी वैल्यू अपने पास 62.4 थी और P टोटल की वैल्यू थी अपने पास 347.92। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा अपने पास 0.19। ये इसकी क्या आ जाएगी, मोलों की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से इसका भी अपन निकाल लेंगे। YCH2Cl2 PCH2Cl2 की वैल्यू अपने पास 285.52 है और P टोटल की वैल्यू 347.92 है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.821। तो इसी के साथ ये अपने क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट के नियम व हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसको रिवीजन भी करते रहें। क्या चैप्टर फिनिश होने के बाद हम आपके लिए एक टेस्ट भी इसमें डाल देंगे, आप उसको भी अच्छे से सोल्व कीजिए और उसकी कॉपी आप टेलीग्राम चैनल पर भी डाल सकते हैं ताकि हम आपको चेक करके उसमें आपकी मिस्टेक्स यहाँ पे बता सकें। तब तक के लिए धन्यवाद और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें।